नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू दुनिया में ये ऐसे दो नेता हैं जिन्हें किसी ने एक बार छेड़ दिया तो फिर ये छोड़ते नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम करके पंगा लिया तो नरेंद्र मोदी ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। उधर ईरान ने नेतन्याहू से पंगा लिया तो पूरा ईरान 4 दिन से जल ही रहा है। 4 दिन से इजरायल ने ईरान को धुआं धुआं कर रखा है। बम पर बम गिर रहे हैं। जैसे गाजा को नेतन्याहू ने समतल कर दिया, वैसे ही ईरान का हाल नेतन्याहू कर देंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन बम ईरान पर गिर रहे हैं, नसें पाकिस्तान की फट रही हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू ने पाकिस्तान के ठीक बगल में हाहाकार मचा रखा है, तो उधर नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को घेर लिया है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के खिलाफ गेम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने इस गेम को ही पलट दिया है। सोचिए, इजरायल से पाकिस्तान 3000 किलोमीटर दूर है, फिर भी पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है। पाकिस्तान में लोग बार बार चेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी इजरायल के घातक हथियारों की रेंज में आता है या नहीं। वो लोग चेक कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान को इजरायल फोड़ रहा है, उससे पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान के बाद उसके परमाणु साइट्स का नंबर तो नहीं आने वाला। कहीं मोदी और नेतन्याहू मिलकर पाकिस्तान को तो नहीं निपटा देंगे। कहीं मोदी और नेतन्याहू मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ 1984 वाला प्लान तो नहीं बना रहे हैं। अब ये 1984 वाला प्लान क्या है? क्यों पाकिस्तान को ईरान पर इजरायल के हमले में अपनी आने वाली तबाही दिख रही है? कैसे पाकिस्तान की संसद के अंदर इजरायल के हमले का डर दिख रहा है? कैसे ईरान पर बरसती मिसाइलों ने पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद करवा दिए? कैसे वहां लोग भूखे मरने की कगार पर हैं? आज ये सब दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे साइप्रस जैसे एक छोटे से देश का दौरा करके पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके दोस्त को नया तनाव दे दिया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी के नए भारत ने जो पाकिस्तान की कुटाई की थी, उसके जख्म ही नहीं भरे। और इधर इजरायल ईरान को ऐसा ठोक रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं कि भारत और इजरायल मिलकर ईरान के बाद पाकिस्तान को ना ठोक दे। पाकिस्तान इसलिए कांप रहा है क्योंकि इजरायल ठीक उसके बगल में बम पर बम फोड़ रहा है। 4 दिन से जबरदस्त लड़ाई चल रही ईरान और इजरायल के बीच। इजरायल पर ईरान ने पलटवार किया था, जिससे इजरायल भयंकर गुस्से में। इजरायल ने कह दिया है कि पूरे तेहरान को जला के छोड़ूंगा। तेहरान ईरान की राजधानी है। इजरायल ने ईरान पर आज फिर से जबरदस्त बमबारी की। ईरान ने भी इजरायल के तेल अवीव और हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों का नया अटैक किया। इस जंग को 4 दिन हो रहे हैं और 4 दिन में इजरायल ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई है। उसकी आप तस्वीरें देखिए। ईरान भी पलट के हमला कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इजरायल फोड़ रहा है, ईरान के पास जवाब उस तरह का नहीं है। इजरायल के पास जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है और इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, जबकि ईरान बर्बाद होता चला जा रहा है। इजरायल की ताकत देखिए कि ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर इजरायली एयरफोर्स का कब्जा हो चुका है। जब चाहे तब तेहरान पर इजरायल बम गिरा रहा है, जब मन कर रहा है। भाई, जैसे इंडिया नहीं जब उधर मन कर रहा था फोड़ दे रहा था, वैसे ही जहां तक मन कर रहा था इंडिया घुस के मार रहा था, वैसे ही अब इजरायल मार रहा है ईरान को। बात इतनी बढ़ चुकी है कि इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को ही उड़ाने वाला था, खत्म कर देता। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को रोका कि अरे क्या कर रहे हो भाई, रुको जरा, सभी को मार दोगे क्या? यहां तक मामला पहुंच गया है। उधर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का दावा है कि ईरान उनकी, यानी नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की हत्या करना चाहता था। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान ने उनकी जान लेने के लिए ऐसी मिसाइल दागी थी जो उनके घर में बेडरूम विंडो तक पहुंच गई थी। यानी इजरायल कह रहा है कि यह हमको मारने वाला है, तो हम कैसे छोड़ देंगे जी? और वो सिर्फ ईरान को ही नहीं छोड़ने की बात कर रहा है कि भाई ईरान को नहीं छोड़ेंगे, वो पाकिस्तान को भी ठोक देगा। यह भी चर्चा हो रही है। जब नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान उन्हें ही उड़ाना चाहता था, तो फिर इजरायल ने भी ईरान का खेल पूरा खत्म करने की ठान ली। भाई, कोई खुद थोड़े मरेगा कि तुम हमको मार दो, हम जो है विश्व शांति की बात करेंगे। और इजरायल के रास्ते में अब जो भी आने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। पाकिस्तान इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उसने देखा है कि इजरायल हमास को ठोक चुका है, हिजबुल्लाह की बैंड बजा चुका है, और पाकिस्तान को भी एक वो रोग नेशन मानता है। हिंदी वाला रोग मानिए, अंग्रेजी वाला रोग मानिए, दोनों तो है ही है पाकिस्तान। अब वो ईरान को ठोक रहा है। इजरायल की इस हिट लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम हो सकता है। पाकिस्तान को डर लग रहा है और खुद पाकिस्तान ने इजरायल को उस पर हमला करने की बड़ी और ठोस वजह दे दी। दरअसल ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने यह दावा कर दिया कि अगर इजरायल ने ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान इजरायल पर परमाणु हमला कर देगा।
मतलब ईरान खुद नहीं करेगा। ये गजब की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग कि मेरे को मारोगे तो परमाणु बम पाकिस्तान मारेगा। पाकिस्तान हड़बड़ा गया। इजराइल से युद्ध के बीच ईरान ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ईरान की बात सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। ईरान को भाई भाई बताने वाले पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में ईरान के दावे का खंडन कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, हम ईरान जो कह रहा हम नहीं ऐसा कुछ बोले, हम नहीं मारेंगे परमाणु बम। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात की ही नहीं है। पाकिस्तान की घबराहट को आप इस तरह से समझिए कि पाकिस्तान की संसद में वहां का विदेश मंत्री इशाक डार खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं भाई, हम कोई परमाणु बम नहीं फोड़ने वाले हैं ईरान की तरफ से। उनको लगा भाई ईरान तो बोल दिया, अब इसके चक्कर में वहां से नेतन्याहू मारेंगे या यहां से इंडिया फोड़ देगा, तो तुरंत हड़बड़ा गया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सुनिए, पाकिस्तान का विदेश मंत्री संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि हम ये सब कुछ नहीं करने वाले। ये पाकिस्तान का हाल है। जो पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि भाई भारत में पाकिस्तान के हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है, और उससे जब पूछा गया था कि आपका क्या सबूत क्या है, तो कह रहे थे सोशल मीडिया पे खबरें चल रही। उसको तब सोशल मीडिया पे भरोसा था। आज कह रहा है कि सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि हम ईरान की तरफ से परमाणु बम फोड़ देंगे, उस पर भरोसा मत कीजिए, सोशल मीडिया भरोसे के लायक नहीं है। वो कह रहा है मेरा बम मेरा भाई, हम काहे फोड़ेंगे ईरान की तरफ से। और ऊपर से कहता है कि ईरान मेरा भाई है, हम लोग भाई हैं भाई, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे काहे के खड़े हो? पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस बात की अकड़ दिखाता है कि वो इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास एटम बम। कहता रहता है कि उसका एटम बम मुसलमानों को बचाने के लिए, इस एटम बम से वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बचाएगा। लेकिन बात जब ईरान के मुसलमानों की आई तो सामने इजराइल दिख गया, उसकी हालत खराब हो गई। पीछे पाकिस्तान को दिख रहा है कि इंडिया ठोक देगा, इधर सामने इजराइल खड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं हमारे पास एटम बम है तो मेरे लिए ना है, हम थोड़ी इजराइल पे फोड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान खूब माहौल बना रहा था कि जैसे ईरान को इजराइल से वो ही बचा लेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो अपनी संसद में खड़े होकर ईरान को भाई बता रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से ईरान का साथ देगा। जब साथ देने की बात ही आई तो पीछे से पलट के निकल लिए कि कहां, हम नहीं, तुम अपना लड़ो। पाकिस्तान वही वाला दोस्त है जो आपसे कहेगा कि भाई मैं तेरा भाई है, जहां बोलोगे वहां खड़ा हो, चलो लड़ने चलो, उधर मारा पीटी हो रही है तो यार जरा सा ना मम्मी बोली है सब्जी लेके आने, मैं लेके आता हूं, तुम बड़ो लड़ो, मैं आता हूं, वहीं मिलूंगा चौक पे। वो है पाकिस्तान। और वो क्या लड़ेगा? अभी तो वो खुद ठुका है भारत से, तो क्या ईरान से लड़ेगा? और उसको पता है कि भाई उधर से इजराइल, इधर से भारत, दोनों शुरू हो गए तो हम खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन आप पाकिस्तान की हालत देखिए। ईरान 4 दिन से जल रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं, तो पाकिस्तान ने ईरान का बॉर्डर क्लोज कर दिया। ये देखें, दुनिया भर के मुसलमान देखें जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है तो मुसलमानों के लिए खड़ा होगा। भाई उसने ईरान का बॉर्डर क्लोज कर दिया कि मेरे तरफ मत आओ। पाकिस्तान से ईरान की करीब 900 किलोमीटर की बड़ी सीमा लगती है। पाकिस्तान को लग रहा है कि ईरान में इजराइल के बम फूट रहे हैं तो ईरान के लोग भागकर पाकिस्तान आ जाएंगे। सोचिए, जो पाकिस्तान ईरान के लिए इजराइल पर एटम बम चलाने की बातें कर रहा था, वो इतना डरपोक है कि ईरान के लोगों के लिए अपना बॉर्डर बंद करके बैठा है कि मेरे यहां मत आओ, मरना है तो उधर मरो। ये दुनिया भर के मुसलमान देखें पाकिस्तान की सच्चाई। जो जब चाइना से पैसा लेना होता है तो शिनजियांग में जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है, उइगर मुसलमानों पे, तो चुप बैठ जाता है कि मारो ना यार, हमको क्या, हमको पैसा दे दो, तुम कर्जा दे दो, मेरे भीख वाले कटोरे में पैसा डाल दो। अब जब ईरान को मार रहा है इजराइल तो अपना बॉर्डर सील कर दिया। यह है पाकिस्तान की सच्चाई जो दुनिया भर के मुसलमानों को देखनी चाहिए। हमारे यहां कुछ हैं जिनका दिल धड़कता है शायद उधर के लिए, कुछ ही होंगे, लेकिन उनको भी देखना चाहिए पाकिस्तान का सच क्या है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इजराइल अगर ईरान को ठोक सकता है तो पाकिस्तान को ठोकने में देरी नहीं लगाएगा। पाकिस्तान को अब अपने एटम बम का डर सता रहा है कि जिन एटम बम के दम पर पाकिस्तान फूलता है वो एटम बम कहीं इजराइल के टारगेट पर तो नहीं है, क्योंकि इजराइल बहुत पहले से कहता रहा है कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक पुराना बयान सुनिए। वो बहुत सालों से कह रहे हैं कि ईरान नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2, दोनों बर्बाद देश हैं, दोनों को खत्म कर देना चाहिए। So the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. नेतन्याहू ने तो यहां तक साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान और ईरान जैसे मुस्लिम देशों के पास एटम बम होने ही नहीं चाहिए, और इजराइल पूरा दम लगा देगा कि ऐसे मुस्लिम देशों के हाथ एटम बम लगे ही ना।
अब ईरान तो एटम बम नहीं बना पाया, लेकिन पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया। लेकिन जैसे आज इजराइल ने ईरान पर बमबारी करके उसे एटम बम हासिल करने से रोक दिया है, वैसे ही भारत भी कर सकता था। और यह 1984 की बात है। उस वक्त बड़ा मौका था जब पाकिस्तान को एटम बम हासिल करने से रोका जा सकता था। साल 1984 में पाकिस्तान को रोकने के लिए इजराइल ने भारत के साथ एक सीक्रेट मिशन का प्लान शेयर किया था। योजना थी कि भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी। योजना के मुताबिक इजरायली जेट कश्मीर के पहाड़ी इलाके में रडार से बचते हुए आगे बढ़ते और इस्लामाबाद के पास पहुंचकर हमला कर देते। लेकिन अमेरिकी मीडिया में इस प्लान की खबरें लीक हो गई। पाकिस्तान सतर्क हो गया था और फिर ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन जो काम तब नहीं हो सका था, वो काम अब नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू मिलकर कर सकते हैं। मोदी तो अभी अभी पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा चुके हैं और इजराइल की हिटलिस्ट में पाकिस्तान सालों से। इसलिए पाकिस्तान को डर है कि कहीं एटम बम वाली बात इजराइल के खिलाफ गई है तो इजराइल उसे फोड़ने में देर ना लगाए। पाकिस्तान की संसद में खुद पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में इतना डर इसलिए भी है क्योंकि इजराइल जो है ना, वो रगेद रगेद के मारता है। और आप देखिए ईरान का क्या हाल हो गया है। ईरान पर जैसे जैसे बम गिर रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ईरान पर किस तरह इजराइल अटैक कर रहा है, उसका बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो आपको दिखाता हूं। इजराइल ने अब से कुछ देर पहले ही ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमला कर दिया। वो देखिए, वो एंकर पढ़ रही थी, वो भाई वो निकल गई वहां से कि मैं मर जाऊंगी, न्यूज ऑन एयर जाए ना जाए, मैं सीधा एयर में चली जाऊंगी। धमाका होते ही न्यूज एंकर भाग खड़ी हुई। और इसलिए इजराइल से पाकिस्तान खौफ खाता है। आप देखिए ना बॉस, जहां मन कर रहा है वहां इजराइल ठोक रहा है ईरान को। टीवी एंकर वहां से भाग गई भाई कि मैं न्यूज बाद में बताऊंगी, मैं न्यूज पहले बन जाऊंगी थोड़ी देर और बैठी। तो ये बातें सिर्फ पाकिस्तान के नेता ही नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि ईरान के हमले में अगर पाकिस्तान ने जरा भी इधर उधर करने की कोशिश की या इजराइल की तरफ नजर भी उठाई तो इजराइल आंखें निकाल लेगा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अभी तो जंग ईरान तक है, पाकिस्तान तक भी आ सकती है। आप थॉट प्रोसेस देखिए कि नॉन मुस्लिम कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, यहूदी कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो जाओ ना, जाओ ईरान की मदद करो। क्यों अपना बॉर्डर सील कर दिए? करते ना मदद, बुलाओ ईरान के लोगों को, जाओ लड़ो ईरान की तरफ से खड़े होकर इजराइल से। वहां पैर कांप रहे हैं और यहां यहूदियों को गाली देना है। पाकिस्तान बहुत संभल कर चल रहा है। उसे पता है कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ है। अगर इजराइल से भिड़ गए तो उसकी तबाही निश्चित है। और इसलिए पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ ईरान के साथ मुस्लिम भाईचारे का गेम खेल रहा है, उधर अमेरिका से भी सटने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान की सेना चुप है, लेकिन नेता बोल रहे हैं। जिस वक्त इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिका में है। असीम मुनीर इस कोशिश में है कि कैसे ट्रंप की चापलूसी की जाए जिससे अमेरिका का साथ मिल जाए। इधर पाकिस्तान की सरकार ईरान का खुलकर समर्थन करने की बात कर रही है। लेकिन ऐसे ही डबल गेम खेलकर पाकिस्तान हमेशा फंस जाता है। पाकिस्तान की जनता भी असलियत जानती है कि अमेरिका चीन की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ तो अपनी मर्जी से घर का बल्ब नहीं बदल सकता, वो ईरान का साथ देने का फैसला क्या लेगा? जो पाकिस्तान अपने पैरों पर 75 साल में खड़ा नहीं हो पाया, वो किसी के साथ क्या खड़ा होगा? आज भी भीख मांग के देश चलाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मजाक तो इस बात पर भी उड़ रहा है कि जिसमें वो साइबर अटैक से आईपीएल मैच में लाइट बंद करवाने का दावा कर रहा है। संसद में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स ने स्टेडियम की फ्लड लाइट्स को हैक कर दिया और आईपीएल मैच रुक गया। अब उनके इस बयान पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उन्हें नहीं पता था कि फ्लड लाइट्स वाईफाई से चलती हैं क्या। कोई ये कहकर मजाक उड़ा रहा है कि अगली बार स्कोरबोर्ड भी हैक कर लेना। कैसा देश है भाई। पाकिस्तान में इजराइल के हमले के डर की वजह भारत और इजराइल की पक्की दोस्ती भी है। इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया था। इजराइल के हेरॉन MK2, हेरोप और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स की मदद भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में तो यह भी चर्चा थी कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के अलग अलग 6 एयरबेस पर इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। इसलिए पाकिस्तान में यही चर्चा है कि इजराइल और इंडिया एक हैं, दोनों मिलकर पाकिस्तान को ठोक देंगे। ऊपर से पाकिस्तान खुद क्या किसी का साथ देगा, वो खुद को ही संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप पाकिस्तान से आई तस्वीरें देख लीजिए। ईरान और इजराइल की जंग के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई। खासकर बलूचिस्तान में पेट्रोल की कमी और महंगे पेट्रोल की वजह से हाहाकार मच गया।
अब बलूचिस्तान के क्वेटा की तस्वीरें देखिए, जहां पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से ईरान से जो पेट्रोल आता था उसकी कमी हो गई। क्वेटा में 70% पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी आवाम पर महंगाई का नया बम फोड़ दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल ऑलमोस्ट 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और जो पेट्रोल पहले 253 रुपए का था अब वो 258 रुपए प्रति लीटर हो गया है और जो डीजल है वो 7 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 262 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पाकिस्तान में यह हालत है पेट्रोल और डीजल की, 250-250 रुपए के ऊपर मिलता है मामला। पाकिस्तान ने महंगाई से अपनी पब्लिक का कचूमर निकाल रखा है। जनता पर पैसा खर्च करने की जगह वो चाइना से हथियार खरीद रहा है, डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, तो यही ना होगा। पाकिस्तान की जनता इन्हीं सब से परेशान है। पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार को गालियां दे रही है, कोस रही है। पाकिस्तान का तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान आतंक का जो बिजनेस चला रहा है, भारत ने उसकी पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कूटनीतिक मोर्चा खोला था, उसका असर देखिए कि टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली ग्लोबल संस्था FATF ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया है। FATF ने ऐसे आतंकी हमले पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसे हमले बिना फंडिंग के नहीं हो सकते। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंकी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग पर लगाम लगाने पर जोर दिया है। FATF ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही टेरर फंडिंग पर अपनी एक बड़ी रिपोर्ट जारी करने वाला है। FATF के इस रुख से साफ है कि आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने हर तरफ से घेर रखा है, बल्कि पाकिस्तान का जो साथ दे रहा है उसको भी नरेंद्र मोदी ठिकाने लगाने में जुटे हैं। आज ही देखिए कि नरेंद्र मोदी ने कैसा गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला। पीएम मोदी विदेश दौरे पर साइप्रस चले गए थे, जिससे पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की नींद उड़ गई। साइप्रस वैसे तो छोटा सा देश जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस छोटे से देश में भी जाकर तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा धमाका कर दिया, क्योंकि साइप्रस उस तुर्की की दुखती रग है जो तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तुर्की ने सालों से साइप्रस की काफी जमीन पर कब्जा कर रखा है। नरेंद्र मोदी आज साइप्रस जाकर उस जमीन को देखकर आ गए। ये देखिए, वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां वो दिखाया जा रहा है कि देखिए भाई, ये तुर्की ने जमीन कब्जा कर रखी है, वहां बातचीत चल रही है। नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, अच्छा जमीन कब्जा किया है, बताओ तो। इससे तुर्की को जबरदस्त मिर्ची लग गई होगी। साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ जाकर नरेंद्र मोदी ने उस इलाके को देखा जहां तुर्की ने कब्जा किया हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, वो दिखा रहा है कि देखिए ना सर, वही कब्जा किए हुए। अच्छा, 3 बार फोड़ेंगे वही ले लेंगे, कुछ कह रहे होंगे, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। तस्वीरें तुर्की के लिए बड़ा मैसेज है कि अगर पाकिस्तान का साथ दोगे तो भारत भी खुलकर साइप्रस का साथ देगा। साइप्रस में सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है, लेकिन साइप्रस का रणनीतिक महत्व नरेंद्र मोदी ने समझा और ठीक उसी वक्त साइप्रस गए जब तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडैलिडोस ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी को रिसीव किया। यह अपने आप में बड़ा इशारा था, क्योंकि प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति का इस तरह स्वागत करना दिखाता है कि साइप्रस भारत को कितनी अहमियत दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यह देखिए। साइप्रस की राजधानी निकोसिया की काउंसिल मेंबर माइकेला क्राइथ्रियोटी महाल्पा ने नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उनके पैर छू लिए। पैर छू लिए भाई, ये सब चल रहा है। साइप्रस में पीएम मोदी को वहां का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का सबसे बड़ा सम्मान मिलने के बाद क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिलना, भारत का सम्मान। और नरेंद्र मोदी ने गले में जो ये पहना है, साइप्रस में इस तरह का स्वागत होना, वहां का सर्वोच्च सम्मान मिलना, फिर साइप्रस में उस इलाके को देखने के लिए जाना जिसे तुर्की ने कब्जा कर रखा है। नरेंद्र मोदी ने साइप्रस जाकर पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के खिलाफ गेम सेट कर दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साइप्रस के जिस इलाके को देखने गए, वो इलाका तुर्की ने 1974 से जबरन कब्जा कर रखा है।
साइप्रस में तुर्की के अवैध कब्जे वाले इलाके के बॉर्डर पर जाकर पीएम मोदी ने तुर्की को कड़ा संदेश दे दिया। पीएम मोदी का सीधा मैसेज यही है कि तुर्की अगर पाकिस्तान का साथ देता रहेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। तुर्की कश्मीर पर अक्सर बोलता रहता है और पाकिस्तान का साथ देता है, इसलिए तुर्की पर नरेंद्र मोदी ने अपने साइप्रस दौरे से ऐसा पलटवार किया कि तुर्की को हमेशा याद रहेगा। और इतना ही नहीं, यह भी याद रखिए कि साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है और यूरोपीय यूनियन से भारत की जो ये नजदीकियां हैं वो ट्रंप के लिए भी मैसेज है कि दोस्त होगे तुम, लेकिन जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो, भारत लगातार यूरोपीय यूनियन के और नजदीक जा रहा है। तो ट्रंप के लिए भी मैसेज है, पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है और तुर्की के लिए भी मैसेज है। खैर, नरेंद्र मोदी और इजराइल जिस तरह से पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खींच रहे हैं ये तो आपने देखा, लेकिन फिलहाल अगला चैप्टर जिसमें आम लोगों के पैरों तले जमीन निकल जा रही है भाई, जिस तरह से क्रैश हो रहे हैं प्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह। पहले प्लेन क्रैश, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश, एक के बाद एक इमरजेंसी लैंडिंग। देश में हो क्या रहा है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे बड़ी साजिश थी क्या? बाबा रामदेव जी ने जो कहा उसका सच क्या निकला? 47 दिन, 3 इमरजेंसी लैंडिंग, 2 क्रैश, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसों के पीछे का कारण क्या है? अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं भाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 4 दिन तो बीत गए, लेकिन लोगों के दिमाग से प्लेन क्रैश की तस्वीरें निकल नहीं रही हैं। जिसने भी प्लेन क्रैश का वीडियो देखा है वो अभी तक घबराए हुए हैं लोग भाई। जो रेगुलर हवाई यात्रा करते हैं वो तनाव में है कि भाई जाएं न जाएं फ्लाइट में, क्या करें। लोगों को टेंशन हो गई है और इस घबराहट की अपनी वजह भी है, क्योंकि एक तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किसी ने सोचा नहीं था कि बोइंग ड्रीम लाइनर जैसे सुरक्षित विमान के साथ ऐसा भयानक हादसा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है तब से विमानों में गड़बड़ी की लगातार खबरें आ रही हैं भाई। कहीं प्लेन में तकनीकी खराबी हो रही है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। पिछले 2 दिन में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में तकनीकी गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। हांगकांग से दिल्ली आ रहे बोइंग 787 को बीच फ्लाइट से यू टर्न लेकर वापस हांगकांग में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 की भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से लंदन एयरपोर्ट पर उसको उतारना पड़ गया। भाई पब्लिक घबराएगी नहीं, एक तरफ एक हादसा हो गया, दूसरी तरफ इमरजेंसी लैंडिंग की बातें चल रही हैं। आप वो तस्वीरें दिखाइए, जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं इमरजेंसी लैंडिंग की, हादसे की, वो दिखाइए। भाई पब्लिक हैरान है। बोइंग के ड्रीम लाइनर को लोग क्यों डेड लाइनर कह रहे हैं? प्लेन क्रैश के बाद भारत सरकार ने बोइंग विमानों को लेकर क्या फैसला किया आज आपको बताऊंगा। लेकिन इसी बीच बाबा रामदेव ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश के पीछे तुर्की की साजिश तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसका सच क्या है ये भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि अहमदाबाद क्रैश के बाद विमानों में तकनीकी खामियों के ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सब चल क्या रहा है। बॉस प्लेन उड़ रहे हैं, फिर वापस इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कहीं पहियों से चिंगारी निकल जा रही है। आप तस्वीर देखिए भाई, धुआं वहां पे फैला हुआ है। अभी लोग अहमदाबाद प्लेन क्रैश के सदमे से उभरे नहीं थे। रविवार को केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इससे पहले भी केदारनाथ में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबरें आई थी। केदार घाटी में बीते 14 सालों में 13 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 41 लोगों की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच में क्या पता लगा है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब क्या नया खुलासा हुआ है? बोइंग ड्रीम लाइनर पर अब कौन से नए सवाल उठे हैं? आज आपको यह सब देखना चाहिए। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए भाई। जब से अहमदाबाद की घटना हुई है तब से लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहीं विमानों को वापस लौटना पड़ रहा है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ रही है, कहीं विमानों में कुछ और खामियां आ जा रही। जैसे आप देखिए कि कल ही ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ान भरी, लेकिन उसे वापस हीथ्रो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने महसूस किया कि प्लेन में कोई दिक्कत है। जांच की तो पता चला कि प्लेन में फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी एक आशंका यही जताई जा रही है कि विमान के फ्लैप में गड़बड़ी की वजह से विमान ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरकर फट गया। लेकिन गनीमत रही कि ब्रिटिश एयरवेज के विमान के साथ ऐसा नहीं हुआ। गड़बड़ी का पता चलते ही विमान के अतिरिक्त फ्यूल को हवा में गिरा दिया गया ताकि विमान का वजन कम हो सके। ये देखिए कैसे उसमें से ईंधन निकाल दिया गया कि भाई निकलो, तुम वजन कम करने दो, मुझे उतरने दो। किसी भी संभावित रिस्क से बचने के लिए ईंधन गिराकर विमान का वजन घटाना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, जिससे इमरजेंसी लैंडिंग में आसानी होती है। लगभग 1.25 घंटे तक हवा में रहने के बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की।
सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित उतार लिया गया। भाई विमान तो सुरक्षित उतर गया, लेकिन पब्लिक में तो तनाव हो गया कि चल क्या रहा है। सोचिए पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। जो लोग उस प्लेन में थे उनकी सांसें अटक गई। एक घटना हो तो समझ में आए, लगातार एक के बाद ऐसे हो रहा है। आज बोइंग के ड्रीमलाइनर से जुड़ी एक और डरा देने वाली खबर आई। एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने आज सुबह हांगकांग से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयर इंडिया का यह विमान भी बोइंग का बनाया हुआ 787 ड्रीमलाइनर ही था, जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, वही वाला, उसी कैटेगरी का था। विमान का टेक ऑफ तो स्मूथ था, लेकिन बीच रास्ते में विमान में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद पायलट ने तुरंत फैसला किया कि विमान को वापस हांगकांग ले जाकर लैंड करवाए। वैसे तो हवाई यात्रा सबसे सेफ मानी जाती है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग घबरा गए। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर तो तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ान भरने के कुछ समय बाद वापस हांगकांग लौट आया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब पायलट ने अनाउंसमेंट की होगी तो विमान में तकनीकी खराबी आ गई है, तो फ्लाइट में सवार यात्रियों की धड़कनें कैसे बढ़ गई हो। पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश और अब इन दो नई घटनाओं ने बोइंग विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए। अहमदाबाद हादसे के बाद भारतीय विमानन एजेंसी नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की सुरक्षा जांच के आदेश दिए। इसमें कहा गया है कि बोइंग के 787-8 और 787-9 विमानों की हर उड़ान से पहले जांच होगी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को बोइंग के सभी 26 787-8 ड्रीमलाइनर और 787-9 विमानों के अतिरिक्त रखरखाव का निर्देश भी दिया है। प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन भी अब तेज हो गई है। आज प्लेन क्रैश की साइट पर बोइंग की इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंची थी। भारत सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें डीजीसीए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल हैं, जो हर पहलू से हादसे की जांच करेंगे और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे। अहमदाबाद क्रैश में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसके बाद अब क्रैश की असली वजहें पता लग सकेंगी। पता चलेगा कि टेक ऑफ के बाद सिर्फ 1 मिनट के अंदर प्लेन में ऐसी कौन सी खराबी आ गई कि प्लेन आग का गोला बन गया। और इसको लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान के दोनों इंजनों की मार्च 2025 में जांच की गई थी। तब विमान के दाएं इंजन में खामियां पाई गई थी, जिसकी मरम्मत हुई थी, और अब अगली जांच इस साल दिसंबर में होनी थी। अगर मरम्मत हो गई थी तो फिर यह कैसे हुआ? प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसकी असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आई। लेकिन प्लेन क्रैश को लेकर तरह तरह की थ्योरी चल रही। एक थ्योरी योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दे दी। बाबा रामदेव ने कह दिया कि उन्हें पता लगा है कि एयर इंडिया के विमानों के मेंटेनेंस और सर्विसिंग का काम तुर्की की एक एजेंसी टर्किश टेक्निक करती है। बाबा रामदेव ने आशंका जताई कि तुर्की की इस एजेंसी की साजिश रची हो सकती है, और उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे संवेदनशील मामलों में विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप को रोकना होगा। हालांकि तुर्की के सूचना विभाग ने कहा कि एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक कंपनी ने अब तक एयर इंडिया के किसी भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को सर्विस किया ही नहीं। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक कैसे हवाई सफर इतना खतरनाक लगने लगा। अहमदाबाद में विमान क्रैश के सदमे से तो अभी लोग उबर ही रहे हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो आ गए जिन्हें देखकर हवाई जहाज में चढ़ने से डर लग रहा है। आप ये वीडियो देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए एक विमान के पहिए से अचानक चिंगारी निकलने लगी और तेज धुआं उठने लगा, जिसे देखकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सऊदी एयरलाइंस के इस विमान में क्रू मेंबर समेत 250 यात्री थे। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी के मौसम में लैंडिंग के दौरान विमान के टायरों से धुआं निकलना आम बात है। लेकिन भाई अभी अभी ऐसा हादसा हुआ है, उसके बाद ऐसा हो रहा है, तो आप सोचिए यात्रियों की क्या हालत हो गई होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद विमानों में टेक्निकल गड़बड़ियों की शिकायतें आती ही चली जा रही, और इससे यात्रियों को हो रही परेशानियों के वायरल वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। 13 जून का एक ऐसा ही वीडियो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से सामने आया है, जिसमें दुबई से जयपुर की फ्लाइट टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से करीब 5.5 घंटे टेक ऑफ नहीं कर पाई। फ्लाइट के अंदर करीब 150 पैसेंजर फंसे रहे। इस दौरान फ्लाइट में एसी भी बंद रहने की बात कही गई। फ्लाइट में सवार एक महिला यात्री ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लोग भाई घबराए हुए हैं। कोई प्लेन के अंदर फंस के पंखा चल रहा है, कोई प्लेन में हादसे का शिकार हो जा रहा है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। फ्लाइट में कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, लोगों की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि अहमदाबाद में प्लेन का उड़ते ही क्या हाल हुआ था। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास ही जिंदा बचे थे, जो किसी चमत्कार जैसा था। अब उनका एक नया वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो क्रैश के तुरंत बाद का है, जब प्लेन में जबरदस्त आग लगी हुई थी। वीडियो में दिख रहा है कि हादसे के बाद चीख पुकार मची है। तभी क्रैश में जिंदा बचा इकलौता यात्री रमेश विश्वास हाथ में मोबाइल फोन लेकर बाहर निकलते दिख रहे हैं।
इससे पहले रमेश विश्वास का घटना वाले दिन का भी वीडियो आया था, जिसमें उसमें भी वो आग का गोला बने विमान से निकलकर पैदल बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में पीएम मोदी ने भी उनसे मुलाकात की थी और तब उन्होंने बताया था कि भाई उन्हें भी विश्वास नहीं कि वो कैसे बच गए। इतने भयानक हादसे में रमेश विश्वास का जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 बार मौत को मात दे चुका है। इसमें ट्रेन, विमान, बस हादसा, कार में आग लगने की दुर्घटना और एक ट्रक से टक्कर शामिल है। इस शख्स का नाम है फ्रांस सेलाक, जो क्रोएशिया के रहने वाले हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 1962 में ट्रेन एक्सीडेंट में सेलाक बच गए। पूरी ट्रेन पटरी से उतरकर बर्फीली नदी में गिर गई। 17 लोग मारे गए, लेकिन सेलाक जिंदा बच गए। फिर साल 1963 में विमान क्रैश में 19 लोग मर गए, सेलाक बच गए। साल 1966 में वो जिस बस में सफर कर रहे थे वो सड़क से फिसलकर नदी में गिर गई। 4 यात्री डूब गए, सेलाक तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए। साल 1970 में सेलाक कार ड्राइव कर रहे थे, कार में आग लग गई, सेलाक गाड़ी फटने से ठीक पहले बाहर निकल गए। साल 1973 में उनकी कार के अंदर पेट्रोल फैल गया, कार में आग लग गई, सेलाक झुलसने के बावजूद बच गए। साल 1995 में बस ने सेलाक को टक्कर मार दी, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई। साल 1996 में ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारकर खाई में गिरा दिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो कार से निकलकर कूद गए। मतलब हर बार उन्होंने मौत को मात दे दी। मतलब अगर ऐसे आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहिए तो हर बार यमराज उनको लेने आए और उन्होंने कहा कि नहीं बॉस, अभी मन नहीं, आप जाइए। इसके बाद साल 2003 में सेलाक ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लॉटरी भी जीती। सेलाक की कहानी जो सुनता है हैरान रह जाता है और उन्हें दुनिया का सबसे लकी शख्स माना जाता है। फ्रांस सेलाक हो या रमेश विश्वास, उनके जैसी किस्मत वाले बहुत कम होते हैं जो भीषण हादसों में भी बच जाए। वरना अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिन 274 लोगों की मौत हुई, उनके शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया है और इसलिए सभी शवों का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। घटना के 4 दिन बाद भी अब तक सिर्फ डीएनए मैचिंग के जरिए 114 मृतकों की पहचान हो पाई, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 47 लोगों के शवों को उनके परिवारों को सौंपा गया। क्रैश में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनका डीएनए भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से डीएनए सैंपलिंग करना मुश्किल हो रहा है। प्लेन क्रैश में शव इतनी बुरी तरह जल जाते हैं कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग ही इकलौता रास्ता बचता है, लेकिन डीएनए टेस्टिंग एक बेहद कठिन प्रक्रिया होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में मारे गए 2749 में से सिर्फ 1600 लोगों की ही पहचान हो पाई। और अभी तक तो हम प्लेन क्रैश के बारे में सुन रहे थे, विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुन रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है, अब हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद केदारनाथ में भी एक भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 15 जून की सुबह करीब 5:30 बजे एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्तकाशी की तरफ उड़ा और गौरी कुंड के पास घने जंगलों में क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था और इस हादसे की वजह खराब मौसम को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी उस वक्त घना कोहरा था और विजिबिलिटी लगभग 0 थी। इस घटना के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई, लेकिन केदार घाटी में पहली बार हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ है। अभी इसी 7 जून को रुद्रप्रयाग में हाईवे पर हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर सड़क के बीचों बीच उतारना पड़ा था, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। उसके नीचे कार भी दब गई। 17 मई को भी केदारनाथ जा रही एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई और उसकी टेल टूट गई थी। ये उसकी तस्वीर। 2025 में 4 धाम यात्रा की शुरुआत से लेकर 47 दिनों में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पिछले 14 सालों में केदार घाटी में 13 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिसमें अब तक 41 लोगों की जान गई। सवाल यह भी है कि आखिर क्या वजह है कि केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं या उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। इसके बारे में रिटायर्ड पायलट्स बताते हैं कि तीर्थ यात्रियों की उड़ानों में भारी इजाफा हुआ है, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ानों को मैनेज करने के लिए कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क नहीं है। गौरी कुंड से केदारनाथ तक घाटी बहुत संकरी है, इसमें हेलीकॉप्टर उड़ाना अपने आप में बहुत कठिन। केदार घाटी में कोई आपातकालीन लैंडिंग साइट्स भी नहीं है। इन रूट पर पायलट्स को उड़ान के दौरान कोई मार्ग जानकारी नहीं दी जाती। केदार घाटी में 9 हेलीपैड से दिन भर में करीब 250 उड़ान भरी जाती है, यानी हर 6 मिनट में एक उड़ान। कमाई की रेस में अक्सर हेलीकॉप्टर कंपनियां सेफ्टी से समझौता करती हैं, यह आरोप भी लग रहा है। जल्दी और ज्यादा संख्या में हेलीकॉप्टर उड़ाने के चक्कर में हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस से भी समझौता करने का आरोप है। इससे हेलीकॉप्टर क्रैश के चांसेस और बढ़ जाते हैं।
लेकिन जो चल रहा है वो रुकना चाहिए और इसलिए अभी वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पहले राजा रघुवंशी, फिर पंजाब में यूट्यूबर और अब हरियाणा में मॉडल का मर्डर। खौफनाक कातिलों का चैप्टर। जैसे सोनम ने राजा को मारा, वैसे ही बॉयफ्रेंड ने मॉडल शीतल को खत्म कर दिया क्या? आज आप ये खबर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन दिनों देश के हर घर में जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है वो रिश्ता है पति पत्नी का। वो रिश्ता जिसमें दोनों साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा होता है। लेकिन भैया यहां तो अलग ही मामला चल रहा है। पति पत्नी और वो के चक्कर में खौफनाक मर्डर कांड हो रहे हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। राजा रघुवंशी की हत्या उस वक्त की गई जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून के लिए गया हुआ था और वहां पर उसका मर्डर कर दिया गया। सोनम से पूछताछ हो रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन भाई इस तरह हत्याएं जो हो रही हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं है। इस बीच हरियाणा में एक मॉडल की हत्या से सनसनी फैल गई है। इस मॉडल के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लग रहा है। इससे पहले पंजाब में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का शव पार्किंग में खड़ी लावारिस कार से मिला था। आरोप है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रमोशनल शूट के बहाने बुलाया गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। आज पाठशाला में जरा इन कातिलों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। मर्डर करना तो ऐसा लग रहा है लोगों के लिए अब बाएं हाथ का खेल हो गया आज। लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा में 23 साल के मॉडल शीतल के मर्डर की। इस मर्डर मिस्ट्री में लव स्टोरी का एंगल भी आ रहा है। शीतल का शव सोनीपत के पास एक नहर में बहता हुआ मिला। पुलिस ने उसके हाथ पर बने टैटू से मॉडल शीतल की पहचान की। शीतल हरियाणवी एल्बम्स में बतौर मॉडल काम करती थी। 4 महीने पहले शीतल का एक हरियाणवी वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हुआ था जो काफी वायरल हुआ। इसी गाने ने शीतल को हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। लेकिन पुलिस के मुताबिक हरियाणा के पानीपत की रहने वाली शीतल 14 जून को एल्बम की शूटिंग के लिए सोनीपत पहुंची थी। जब शीतल वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने शीतल की तलाश शुरू की और आज सुबह शीतल का शव सोनीपत के पास एक नहर में बहता हुआ मिला। मॉडल शीतल की हत्या का शक उसके बॉयफ्रेंड पर है, क्योंकि शीतल जिस बहन के साथ पानीपत में रहती थी उसने दावा किया कि 14 जून की रात को शीतल ने उसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था और बताया था कि उसकी शूटिंग खत्म हो गई है और वो काम खत्म करके निकल रही है। आगे शीतल ने अपनी बहन को बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड सुनील भी यहां पहुंच गया है और उसके साथ मारपीट कर रहा है। शीतल ने अपनी गर्दन पर हमला किए जाने की भी बात कही और कहा कि उसका बॉयफ्रेंड जबरन साथ चलने के लिए कह रहा है। शीतल की बहन नेहा का दावा है कि उसके बाद वीडियो कॉल कट गई और शीतल का मोबाइल फोन भी बंद हो गया। पुलिस ने भी शीतल के शव पर चोट के निशान मिलने की बात मानी। सुनिए पुलिस क्या बता रही है। अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था। इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं तो हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, वो खरखोदों में डेड बॉडी बरामद हुई, वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो इस गाड़ी से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता जो था उन्होंने भी यही बातें बताई हैं। मॉडल शीतल के बॉयफ्रेंड पर हत्या का शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पुलिस का दावा है कि सोनीपत में मॉडल शीतल को आखिरी बार सुनील की कार में ही देखा गया और जिस नहर से शीतल का शव मिला उसी नहर से उसके बॉयफ्रेंड सुनील की कार भी मिली है। ऐसे में पुलिस को शक है कि आरोपी बॉयफ्रेंड शीतल को गाड़ी में छोड़कर भाग गया होगा। मॉडल शीतल की बहन के मुताबिक करीब 6 महीने पहले शीतल की सुनील के साथ दोस्ती हुई थी। मॉडल बनने से पहले शीतल सुनील के होटल में काम करती थी। होटल में काम करने के दौरान ही शीतल ने मॉडलिंग और एल्बम में काम करना शुरू किया। इसके बाद सुनील ने शीतल को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन शीतल को पता चल गया कि सुनील पहले से शादीशुदा है। इसके बाद शीतल ने उसे मना कर दिया और होटल में काम भी करना बंद कर दिया, लेकिन सुनील ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और जब सुनील को यह पता चला कि शीतल शूटिंग के लिए सोनीपत आई है तो वो उससे मिलने पहुंच गया और फिर पुलिस को शीतल की लाश मिली। इस घटना के बाद सुनील भी सोनीपत के एक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोप है कि घटना को लेकर वो बार बार बयान बदल रहा है। हरियाणा में मॉडल शीतल की हत्या से कुछ दिन पहले ही पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मैं कह तो रहा हूं ऐसा लोग मर्डर कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या गाजर मूली काट रहे हैं, वैसा हाल हो गया भाई। इतना मतलब बाएं हाथ का खेल बना दिया लोगों ने मर्डर कर। आरोप है कि लुधियाना की रहने वाली कमल कौर को प्रमोशनल शूट के बहाने बठिंडा बुलाया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। कमल कौर अपने बोल्ड कंटेंट की वजह से सोशल मीडिया पर मशहूर हुई थी। सोशल मीडिया पर वो कमल कौर भाभी के नाम से जानी जाती थी। इंस्टाग्राम पर कमल कौर के करीब 4 लाख फॉलोअर हैं और यूट्यूब पर उनके चैनल फनी भाभी टीवी पर भी 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे।
कमल कौर पर पहले भी कई बार जान से मारने की उन्हें धमकी मिल चुकी थी, लेकिन इस बार आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ कमल कौर को भटिंडा बुलाया और हत्या के बाद शव को कार में रखकर एक पार्किंग में खड़ा कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को पार्किंग में कार खड़ा करते एक शख्स का वीडियो मिला, जिसके आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा अमृतपाल सिंह मेहरों पुलिस को चकमा देकर दुबई भाग चुका है। पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पंजाब में कुछ और महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन ये बार बार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और अब बात पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसकी हत्या का आरोप उसकी खुद की पत्नी सोनम पर लगा। और अब जैसी जैसी चीजें सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंका कर रख दे रही। हत्याकांड में सबूतों के जरिए जैसे जैसे साजिश से पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे आरोपी सोनम पर फंदा फंस रहा है। इस बीच राजा रघुवंशी की हत्या से पहले का आखिरी वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 23 मई का बताया जा रहा है और शिलांग में इसी लोकेशन पर पहुंचे किसी टूरिस्ट के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जहां राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। उस वीडियो में सोनम और राजा, ये देखिए, ये सोनम दिख रही है और उसके पीछे राजा है। दोनों पहाड़ पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ते नजर आ रहे। सोनम हाथ में डंडा पकड़कर आगे आगे चल रही है और राजा उसके पीछे चलता दिख रहा है। सोनम की कमर पर काले रंग का छोटा बैग टंगा हुआ नजर आ रहा है और हाथ में एक प्लास्टिक बैग दिख रहा है जिसमें काले रंग के कपड़े रखे हुए। पुलिस के मुताबिक ये वही रेनकोट है जो राजा की लाश के पास से बरामद हुआ था और वीडियो में सोनम ने जो सफेद टी शर्ट पहनी है वो भी पुलिस ने वारदात वाली जगह से बरामद की थी। यह वीडियो सुबह 9:45 बजे का बताया जा रहा है और इसके करीब 4 घंटे बाद राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। मेघालय पुलिस ने आज वो हथियार भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल राजा रघुवंशी की हत्या में किया गया था। ये वो हथियार है। पाठशाला में हमने आपको इस वारदात के बारे में जब बताया था तो हथियार का इस्तेमाल हुआ था, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल हुआ था, इसके बारे में भी बताया था। यह हथियार बिल्कुल उसी तरह का है। पुलिस ने भी बताया कि इस हथियार को दाव कहा जाता है, जिसे आरोपियों ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा। पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल ने इस हथियार से राजा रघुवंशी पर पहला वार किया था। पहला वार होने के बाद राजा ने खुद को बचाने की कोशिश भी की थी और इसी वजह से आकाश की शर्ट पर खून भी लग गया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। जांच में अगर आरोपी आकाश के कपड़ों में लगा खून हथियार पर मिले खून से मैच होता है तो उसके वारदात वाली जगह पर मौजूद होने की पुष्टि हो जाएगी, जो पुलिस के लिए इस केस में बड़ी कामयाबी होगी।